बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो बेसिकली आपके क्वेश्चन के ऊपर ही है। एनओसी के ऊपर हम बात करेंगे, एनओसी फ्रॉम द फर्म। तो आज हम बेसिकली 3-4 क्वेश्चन जो है उनका आंसर करेंगे एनओसी से रिलेटेड। पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि एनओसी होती क्या है। दूसरे नंबर पे एनओसी के लिए क्या क्या वजूहात होती हैं। तीसरे नंबर पे फर्म्स का बिहेवियर क्या होता है जब आप उनसे एनओसी डिमांड करते हैं। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि आपकी सीवी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है वो पहुंचती रहें। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। एनओसी है क्या? बेटा देखो, एनओसी कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को। जब आप किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर होकर आर्टिकलशिप कर रहे होते हो और उसके बाद फिर आपको वहाँ से शिफ्ट होना होता है या मूव होना होता है या आप रोटेट करना चाहते हैं किसी दूसरे फर्म के अंदर, तो उसके लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपनी फर्म से। उसको एनओसी कहा जाता है। अब बेटा बेसिकली रोटेशन दो तरह से मौजूद है, ऑप्शन जो है मौजूद है। एक क्लोज है, एक ओपन है ICAP की तरफ से। एक तो है बेटा आप एक ट्रेनिंग फर्म से एनओसी लेकर दूसरी ट्रेनिंग फर्म के अंदर, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, ओपन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से एनओसी लेकर किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है, हम लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्री में आर्टिकल अब हो रही है, तो आप वहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये इंटर स्कीम जो मूवमेंट है ये ICAP की तरफ से बंद है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनओसी ली क्यों जाती है। देखो बेटा, एनओसी लेने की कई वजूहात होती हैं। बेसिकली हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ होती हैं वैलिड रीजंस और कुछ होती हैं इनवैलिड रीजंस। वैलिड रीजंस में क्या आता है, मिसाल के तौर पे आप का शहर चेंज हो रहा है, आप शिफ्ट कर रहे हो, या आप जहाँ पे आर्टिकल कर रहे हो वहाँ पे किसी भी रीजनेबल वजूहात की बिना पर आप वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी आर्टिकलशिप को, और आप शिफ्ट करना चाह रहे हो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी फर्म में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसको कहा जाता है ये वैलिड रीजन है एनओसी की। इनवैलिड क्या होती है बेटा रीजन, के बाजुकात ये होता है कि आपको वर्क स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, या आपसे ये लगता है कि जहाँ पे लेट सिटिंग होती है या ओवर टाइमिंग होती है, या आपके ख्याल में ये चीज़ें जो आपके ख्याल में है कि फर्म जो है वहाँ पे माहौल स्ट्रिक्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये रीज़न है बेटा। तकरीबन कुछ इनवैलिड किस्म की कंसीडर होती हैं, जेन्युइन रीज़न जो है वो कंसीडर नहीं होती। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई फर्म्स का बिहेवियर क्या होता है। देखो बेटा, फर्म्स भी दो तरह से बिहेवियर शो करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो बेटा देखो, अगर वैलिड रीजन है तो ज्यादातर फर्म्स इसमें कोई इशू नहीं करती, वो आपको एनओसी ग्रांट कर देती हैं। और हर बंदा समझता है कि यार ये कोई ना कोई इसका सीरियस मसला है या इशू है, जेन्युइन इशू है, तो वो आपको इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत वो उसमें टेंशन देती हैं, आपको रिटेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहरहाल एट द एंड वो आपको एनओसी प्रोवाइड कर देती हैं। जबकि दूसरी जो इनवैलिड रीज़न है, इसकी बेसिस के ऊपर फर्म्स का नॉर्मली बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती ICAP की तरफ से, क्योंकि कहा गया है कि जो एनओसी है वो म्यूचुअल कंसेंट से ली जाती है, मतलब आपको राजी करना होता है फर्म को, तो ही फर्म आपको अवार्ड करती है। हाँ, दूसरा ऑप्शन ICAP के पास जाने का होता है, आपके पास अगर फर्म नहीं दे रही वैलिड रीजन की बेसिस के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा फर्म का बिहेवियर इस तरह क्यों होता है, वो आपको क्यों रिलेक्टेंट होती है एनओसी देने में। देखो बच्चे, जब भी आप किसी फर्म में जाते हो ना, आप एक फ्रेश स्टूडेंट होते हो और वहां पे जाके आप काम सीखते हो, वो 6 महीने साल आपको काम सिखाती है, ये उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर। और उसके बाद फिर आपका जो अगला टाइम होता है, इसमें आपने फर्म को अर्न करके देना होता है। अब 6 महीने साल आप सीखें, आप तब जो है वो मुफ्त की बैठ के उनकी स्टाइपेंड लें, और फिर जब आपको करने का टाइम है या उनको वापस रिटर्न देने का टाइम है तो आप एनओसी डिमांड करना शुरू कर दें। तो नॉर्मली फॉर्म रिलेक्टेंट होती हैं इस बात पे कि देखो कोई खास वजह भी नहीं है और उसके बावजूद भी ये छोड़ना चाह रहा है, तो मतलब इसका ये है कि फिर ये हमसे ट्रेनिंग ही करने आया था, अब किसी और फॉर्म में जाके वहाँ पे उनको अर्न करके देगा। तो लिहाजा ये नॉर्मली फर्म का बिहेवियर इस वजह से होता है कि उनकी एक इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने का खतरा होता है इसके अंदर, जब वो किसी को एनओसी नहीं देती या इसके अंदर थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस शो करती हैं कि आप एनओसी ना लें। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई आपकी सीवी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपकी सीवी के ऊपर देखो बेटा, आप इसको दूसरे क्वेश्चन से लेते हैं कि अगर आपने वैलिड रीजंस की वजह से एनओसी लिया तो कोई खास इंपैक्ट नहीं है। देखो, आर्टिकलशिप में एनओसी या एनओसी का ना होना आपकी आर्टिकलशिप तक की ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद जॉब में ये इतना मैटर नहीं करता कि आपने एनओसी ली है या नहीं ली। तो लिहाजा जब आप एक फर्म से एनओसी लेकर दूसरी फर्म में जाते हैं तो अब वहां पे दो हैं, या तो आप वैलिड रीजन की वजह से एनओसी लेके आए तो अगली फर्म आपको इंटरटेन कर लेगी, क्यों भाई आपकी जेन्युइन रीजन है, आपको कोई फर्म रख भी लेगी। लेकिन
अगर आप इनवैलिड वजूहात की बिना पर अनरीजनेबल जो है होने की वजह से आप एनओसी लेके आए, तो भाई अगली फर्म भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही है, वहां पे भी तो वही काम है, वही वर्क इन्वायरमेंट है, वही उतना ही वर्कलोड होना है, तो वही चीजें सारी होंगी, तो फिर फर्म नॉर्मली जो आगे से आपको रखने के लिए वो भी रिलेक्टेंट होती है। एक तो वजह यह है कि भाई आपने पिछली फर्म की आपके साथ कमिटमेंट को वो श्योर नहीं कर पा रही होती कि आप उनके साथ नहीं चले, तो दूसरा हमारे साथ क्या चलेंगे। दूसरा फर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड, कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसके लिए कारआमद रहेंगे। तो आपने अगर 1.5-2 साल कहीं और लगाए और एनओसी लेके किसी एक दूसरी फर्म में जा रहे हो साल के लिए, तो भैया साल में तो अभी आपने वहां पे जाके कल्चर ही सीखना है, तो फिर आप उस फर्म को क्या करके दोगे। तो लिहाजा ये एक और फैक्टर है कि जितना कम टाइम आपका आर्टिकल के अंदर रह रहा होता है, फिर फर्म नॉर्मली आपको एनओसी के बाद जो एंटरटेन करने में हेजिटेशन जो है वो शो करती हैं। अब बेटा यहाँ पे एक और मसला कि जो फर्म्स आपको ले रही होती हैं वहां पे, अगर तो आप इनवैलिड रीजन की वजह से गए हो तो फिर वो मसला शो करती हैं, लेकिन अगर आप वैलिड रीजन की वजह से हो फिर वो इतना इशू नहीं करती। लेकिन अब इस एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर आप फर्म जो है वो रेफरेंस बेस पे है, मतलब आप रेफरेंस बेस पे कोई फर्म ढूंढ लेते हो और वहां पे वो आपकी आर्टिकल करा रहा है पिछली जैसे भी मर्जी एनओसी लेके आ जाओ, तो फिर तो कोई खास इशू आपके लिए नहीं होता। अब बच्चे मेरी कुछ आपके लिए नसीहतें हैं एनओसी के ऊपर। तो मसला ये है कि बेटा देखो, एनओसी ज्यादातर वैलिड रीजन की वजह से बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो डिमांड कर रहे होते हैं, ज्यादातर इनवैलिड रीजन होती है। मिसाल के तौर पे मतलब यही जॉब स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली, वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से। देखो बच्चे, हम सब लोग जब एफएससी करके सीए में आए थे, हमें सीए का कुछ नहीं पता था, मतलब एएफसी में तो बेसिक से सब्जेक्ट हैं, इतना कोई हमें खास इशू नहीं हुआ। नई नई हमें आज़ादी मिली थी घरों से, कॉलेजों से, तो हमने बड़ा चिल होकर एएफसी में टाइम निकाला। लेकिन जब कैफ की बारी आई और अकाउंटिंग पढ़ना शुरू हुआ तो हमें डिप्रेशन हुआ, हमें टेंशन हुई, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेम इस तरह बेटा, फर्स्ट टाइम आप जब किसी आर्टिकल में या फर्म में जा रहे हो तो ये आपकी लाइफ का फर्स्ट जॉब होता है, फर्स्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, आपका जो वो कंफर्ट जोन होता है बेसिकली वो टूट रहा होता है। आपने सुबह 9 से 5 टिक के काम करना होता है, जहां पे आप 1-2 घंटे भी नहीं बैठ सकते, डड्डुओं की तरह छलांगे मारते रहते हैं। तो बहरहाल मसला तो होना है, परेशानी तो होनी है, डिप्रेशन तो होना है, पर यही वो चीज है बेटा जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है। हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में बेचा प्रैक्टिस के अंदर, खास तौर पे प्रैक्टिस के अंदर, जॉब में चले फिर भी किसी हद तक, लेकिन प्रैक्टिस में खास तौर पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रोफेशनलिज्म, हमारी स्टडी, हमारा नॉलेज स्किल, ये सब सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हमारा पेशेंस। आपके अंदर जो पेशेंस है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। दिन में आपको कई किस्म के क्लाइंट से वास्ता पड़ता है, आपको सरकारी ऑफिसरों से वास्ता पड़ता है, आपको पता है सरकारी दफातर में क्या होता है, ये हर जगह यही होता है। आप प्रैक्टिस में जाएंगे, आपको एससीसीपी के साथ पाला पड़ना है, एफबीआर के साथ पढ़ना है, आपको प्रोवेंशनल बॉडीज़ के साथ पढ़ना है, इन सब लोगों के साथ आपको पाला पड़ना है, और ये सरकारी लोग होते हैं। तो सरकारी लोग आपको पता है कैसे है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बेटा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कई तरह के क्लाइंट आते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिल्कुल अजड़ गवार होते हैं। अगर वो कोई बात करे और आप अपना पेशेंस लूज कर दें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रख सकें, तो भैया फिर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, आप फिर नाकाम हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करने के बाद सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि फर्म का इन्वायरमेंट जो है बेसिकली उनको प्रिपेयर करता है हर तरह के हालात के लिए, हर तरह की सिचुएशंस के लिए। तो लिहाजा अगर वहां पे वर्कलोड ज्यादा है, अगर कभी कभी आपकी लेट सिटिंग हो जाती है, अगर आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, तो इनको हैंडल करना सीखे, ना कि इनसे एस्केप करें कि नहीं यार मुझे कोई और फर्म चाहिए जो जहाँ पे थोड़ा सा लाइट इन्वायरमेंट हो। तो बेटा लाइट इन्वायरमेंट सिर्फ उन फर्म में होता है जिनके पास फिर काम नहीं होता। जिनके पास काम होता है वहां पे यही हालात है, और जिनके पास काम नहीं है आप वहां पे जाके अपने 3.5 साल तो गुजार लोगे, लेकिन बहरहाल आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में मसला हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं रहेगा। तो लिहाजा जिस फर्म में, किसी अच्छी फर्म में जहां पे भी आप जाएंगे, वर्कलोड भी होगा, वहां पे आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस भी होगी, वहां पे आपको डिप्रेशन भी फेस करनी पड़नी है। लेकिन यार ये 3.5 साल ही तो है ना, एक ये ट्रेनिंग का हिस्सा है बाकायदा आपका, ये चीज़ें आपको सिखाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है और इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि वीकनेस बनाए, परेशान हो जाएं, रोने बैठ जाएं। हर बंदे की लाइफ में ये टाइम आता है आर्टिकल के अंदर कि भाई बंदा रोने वाला हो जाता है। मैं खुद शुरू हो गया था, 1-2 बार मैं खुद भी रो पड़ा था फर्म के अंदर। क्यों भाई, फर्स्ट टाइम गए होते हैं, तो हम तो वो बच्चों वाली लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, चिल माहौल में। तो लिहाजा इन चीज़ों को आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, अपने काम पे फोकस रखना है, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस रखना है। जैसे ही आप एक बार आर्टिकल कंप्लीट करके स्किल्ड बन के निकले, इंशाल्लाह मार्केट आपके लिए ओपन होगी सारी आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।